नमस्कार, जोहार। मैं आनंद कुमार। दोस्तों, बिहार के बाद बंगाल, और अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा का अगला सबसे बड़ा राजनीतिक मिशन झारखंड होने जा रहा है? क्या 2024 में हार के बावजूद भाजपा ने झारखंड के लिए कोई नई रणनीति तैयार कर ली है? क्या बंगाल और असम में जिस डेमोग्राफिक बदलाव वाले नैरेटिव ने सफलता दिलाई, क्या वही अब झारखंड की राजनीति में भी बड़े लेवल पर उतारा जाएगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या भाजपा अब झारखंड में सिर्फ हिंदू तो नहीं बल्कि आदिवासी, कुर्मी और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़कर देखेंगे तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। दरअसल आज पूर्वी भारत का राजनीतिक नक्शा तेजी से बदल चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, ओडिशा में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, यूपी और केंद्र में तो पहले ही भाजपा की सरकारें थी, और अब बंगाल में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके अपना मनोबल काफी बढ़ा लिया है। यानी अगर पूर्वी भारत के पूरे नक्शे को देखेंगे तो झारखंड बीजेपी के लिए अब एक ऐसे टापू की तरह बचा है जहां अभी भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार कायम है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब मिशन झारखंड की चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि झारखंड बीजेपी के लिए आसान राज्य नहीं रह गया है। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई जरूर थी, लेकिन उसके बाद से लगातार पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, और खास करके आदिवासी इलाकों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 2019 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। 2024 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, हेमंत सोरेन को जेल तक भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा तक चुनाव मैदान में उतरे। बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, आदिवासी अस्मिता, धर्मांतरण, हर मुद्दा उठाया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हेमंत सोरेन और ज्यादा मजबूत होकर लौटे। जेएमएम गठबंधन ने 56 सीटों के साथ जबरदस्त जीत दर्ज की और भाजपा की सीटें घटकर 25 से 21 रह गई। यानी साफ था कि बीजेपी का नैरेटिव उस लेवल पर काम नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद पार्टी ने की थी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में हार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गलती कहाँ हुई, कहाँ चूक गए। और ऐसा लगता है कि बीजेपी अब उसी सवाल का जवाब तलाश रही है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि जिस डेमोग्राफिक चेंज वाले मुद्दे पर झारखंड में बीजेपी को अपेक्षित फायदा नहीं मिला, उसी मुद्दे ने बंगाल और असम में भाजपा के लिए माहौल बना दिया। बंगाल के जंगल महल इलाके को ही देख लीजिए। आदिवासी बहुल 16 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। ये वही इलाके हैं जहां का भूगोल, जहां के जंगल, पहाड़, भाषा और सामाजिक संरचना काफी हद तक, या यूं कहें कि बिल्कुल झारखंड जैसी ही है। और अब भाजपा यही मान रही है कि अगर बंगाल में आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होती है बीजेपी की नई रणनीति। दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा अब सिर्फ हिंदुत्व या भ्रष्टाचार जैसे जमे जमाए, रटे रटाए मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि आदिवासी अस्मिता, पहचान, डेमोग्राफी और स्थानीय हिस्सेदारी को भी मिलाकर एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेगी। और इस रणनीति में सबसे अहम चेहरा बनकर उभर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। अब जरा चंपाई सोरेन की भूमिका को भी समझ लीजिए। जब बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई तो इसकी झारखंड इकाई ने अर्जुन मुंडा का नाम भेज दिया, बाबूलाल मरांडी का नाम भेज दिया और अन्नपूर्णा देवी का भी नाम भेज दिया। लेकिन चंपाई सोरेन का नाम नहीं भेजा गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और खास करके बंगाल से सटे सीमाई इलाकों में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी मिली तो पूरी तस्वीर बदल दी गई। पहले भूपेंद्र यादव ने चंपाई सोरेन से बात की, फिर अमित शाह ने रांची एयरपोर्ट पर जब मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपको बंगाल में सक्रिय भागीदारी निभानी है। और इसके बाद चंपाई सोरेन ने कहा कि मुझे तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, तो फिर उनको
केंद्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गई और 15 दिन तक लगातार चंपई सोरेन जंगल महल इलाके में सक्रिय रहे, गांव-गांव गए, पुराने झारखंड आंदोलनकारियों से मिले और संथाल और आदिवासी समाज के बीच संवाद किया। यहाँ तक कि बंगाल में जिन आंदोलनकारियों पर आज भी पुराने केस और वारंट लंबित हैं, उनसे भी उन्होंने संपर्क साधा और कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो आपको कानूनी राहत दिलाई जाएगी। और फिर चुनाव खत्म होने के बाद अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात और तस्वीरें काफी चर्चा में रहीं। राजनीतिक संकेत बिल्कुल साफ थे। भाजपा चंपई सोरेन को सिर्फ एक विधायक या पूर्व मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं कर रही, बल्कि आदिवासी राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। और क्यों है? क्योंकि भाजपा को ये बात समझ में आ गई है कि झारखंड में सिर्फ बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा के भरोसे आदिवासी वोट वापस नहीं लाए जा सकते। बाबूलाल मरांडी का प्रभाव सीमित होता जा रहा है, असर घटता जा रहा है और चुनाव दर चुनाव परफॉर्मेंस बीजेपी का उनके नेतृत्व में गिरता रहा है। अर्जुन मुंडा की छवि एक एलीट नेता जैसी बन चुकी है, लेकिन चंपई सोरेन अभी भी जमीन से निकले, जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। वे झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे, गुरुजी यानी शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद साथियों में से रहे, संथाली और बांग्ला दोनों भाषाएं फ्लुएंटली बोलते हैं और सबसे अहम बात कि वे सीधे सीधे आदिवासी समाज के धार्मिक सामाजिक ढांचे से संवाद करते हैं। यानी भाजपा अब चंपई के जरिए संथाल परगना में सेंधमारी करना चाहती है और कोल्हान में भी, और यहीं पर आता है बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा। लेकिन इस बार भाजपा इसे सिर्फ सुरक्षा या सीमा के मुद्दे के रूप में नहीं उठाएगी, इसे आदिवासी जमीन, रोजगार, पहचान और जनसंख्या संतुलन से जोड़ने की कोशिश भी होगी। दोस्तों, भाजपा ये नैरेटिव बना सकती है कि अगर अभी भी आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में उसकी जमीन और राजनीतिक हिस्सेदारी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी, उनके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड का आम आदिवासी इस नैरेटिव से कनेक्ट कर पाएगा? क्योंकि 2024 में हेमंत सोरेन ने भाजपा के इसी नैरेटिव को बाहरी बनाम झारखंडी की लड़ाई में बदल दिया था। उन्होंने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा रहा। यानी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी भी हेमंत सोरेन है और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। लेकिन भाजपा अब सिर्फ आदिवासी राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी की नजर अब कुर्मी वोट बैंक पर भी है, क्योंकि झारखंड में कुर्मी महतो समाज 15-16% की आबादी रखता है। उनका दावा तो उससे ज्यादा का है और देखें तो 25 से 30 विधानसभा सीटों पर असर भी डालता है। और पिछले कुछ वर्षों में कुर्मी पहचान की राजनीति तेजी से मजबूत हुई है। 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, भाषा, रोजगार और कुर्मी को आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग, इन सब मुद्दों ने कुर्मी युवाओं के भीतर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा की है। और इसी माहौल में जयराम महतो जैसे नेता भी पैदा हुए हैं। भले ही उनकी पार्टी जेल के सिर्फ एक सीट जीत पाई है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा वोट लाकर उसने भाजपा को एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जयराम महतो के उभार से सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को ही हुआ है। यानी भाजपा अब समझ चुकी है कि अगर कुर्मी वोट पूरी तरह से अलग ध्रुव में चला गया तो झारखंड में सत्ता की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, भाजपा सिर्फ अपनी सहयोगी पार्टी आजसू के भरोसे नहीं रहना चाहती। जहां तक कुर्मी वोटों का सवाल है, वह चाहती है कि कुर्मी समाज का सीधा नेतृत्व भाजपा के झंडे तले आए। इसलिए आने वाले दिनों में आपको संगठन में कई बड़े कुर्मी चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिलती दिखाई देगी और अब भाजपा कुड़माली भाषा और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को और जोर शोर से उठा सकती है। दोस्तों, बंगाल चुनाव में अमित शाह ने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। अब माना जा रहा है कि यही रणनीति झारखंड में भी अपनाई जा सकती है। यानी बीजेपी अब ट्राइबल प्लस कुड़मी मॉडल पर काम कर रही है। एक तरफ आदिवासी अस्मिता यानी ट्राइबल आइडेंटिटी और दूसरी तरफ कुड़मी पहचान और तीसरी तरफ
ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग। इसलिए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और आदित्य साहू जैसे ओबीसी चेहरे को संगठन में बड़ी भूमिका दी गई। यानी बीजेपी अब झारखंड में मल्टी लेवल सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब हेमंत सोरेन भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में झारखंडी अस्मिता की राजनीति को काफी मजबूत किया है। खतियान, स्थानीयता और आदिवासी पहचान को उन्होंने भावनात्मक मुद्दे में बदल दिया है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इसमें एक्स फैक्टर लेकर आई हैं। और यही वजह है कि भाजपा के लिए झारखंड अभी भी सबसे कठिन परीक्षा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ भाजपा बनाम जेएमएम नहीं है, यह लड़ाई है पहचान बनाम पहचान की, आइडेंटिटी बनाम आइडेंटिटी की, स्थानीयता बनाम बाहरी के नैरेटिव की और सोशल इंजीनियरिंग बनाम झारखंडी अस्मिता की। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का यह नया मॉडल झारखंड में कितना असर डालता है, या फिर हेमंत सोरेन एक बार फिर 2029 में भाजपा के अश्वमेघ के घोड़े को रोकने में सफल रहते हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में झारखंड की राजनीति पहले से ज्यादा गर्म, आक्रामक और ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।